कैसे छोड़ दूँ तुझसे मोहब्बत करना, मैं कैसे छोड़ दूँ तुझसे मोहब्बत करना। तू किस्मत में ना सही पर दिल में तो है ना। प्यार में बेवफा बन तो ना जाओगे, तुम मुझे छोड़ कर उड़ तो ना हेलो जाओगे। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिक। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी हाँ, आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो पिछले वर्ष हुआ था, उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए चलिए प्रश्न पर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? उस ग्रंथि का नाम क्या है जो शरीर में सबसे बड़ी है? जवाब दीजिए दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आइए चलिए आंसर पर। लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत, आमाशय। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यकृत, यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आइए यकृत के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर यकृत को हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, यानी लीवर खराब होने से होने वाली 5 मुख्य बीमारी। जॉन्डिस हो सकता है या पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस को पीलिया बोलिए। लिवर सिरोसिस, लिवर इन्फेक्शन, पेट की दिक्कत हो सकती है, फैटी लिवर और लिवर में सूजन हो सकता है। ये सब लिवर खराब होने के 5 मुख्य बीमारी हैं। लिवर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लिवर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिपर से हुई है, इसलिए लिवर से संबंधित विषयों को हेपेटिक कहा जाता है। 28 जुलाई को प्रति वर्ष वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। लिवर शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों से बचाता है और अनजाने में खाए गए विषाक्त भोजन के दुष्प्रभाव को भी निष्क्रिय करने में अहम भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में लिवर ही एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनर्जन्म कर सकता है या पूरी तरह से फिर से उत्पन्न हो सकता है। ऐसा करने के लिए केवल 25% मूल ऊतक ही आवश्यक होती है। 2009 के जर्नल ऑफ सेल फिजियोलॉजी के एक अध्ययन के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है और कोई एक व्यक्ति लिवर का थोड़ा सा हिस्सा दान करता है तो यह लगभग 2 हफ्तों में अपने मूल आकार में लौट आता है। लिवर का मुख्य कार्य। लिवर लगभग 300 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के कार्य हमारे शरीर में करता है, जैसे रक्त में शर्करा को नियंत्रण करना, विषाक्त पदार्थों को अलग करना, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना, प्रोटीन पोषण की मात्रा को संतुलन करना आदि। क्या आप जानते हैं कि लिवर शरीर में रक्त बनाता है और यह काम वह जन्म से पहले ही शुरू कर देता है। कहीं न कहीं मस्तिष्क का फंक्शन लिवर पर निर्भर करता है। कहीं न कहीं मस्तिष्क का फंक्शन जो है लिवर पर निर्भर करता है। लिवर द्वारा प्लाज्मा ग्लूकोज और अमोनिया के स्तर को नियंत्रित किया जाता है। लिवर द्वारा प्लाज्मा ग्लूकोज और अमोनिया के स्तर को नियंत्रित किया जाता है। अगर यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो हेपेटिक इन्फ्लोपैथी नामक बीमारी हो सकती है और इंसान कोमा में जा सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि मस्तिष्क ठीक से काम करे तो लिवर का सही प्रकार से काम करना अनिवार्य है। यानी मस्तिष्क सही प्रकार से काम तभी करेगी जब आपका लिवर सही रहेगा तब। लिवर विटामिन और खनिज का भंडार। लिवर जो है विटामिन और खनिज का भंडार है। क्या आप जानते हैं कि लोहे और तांबे के साथ विटामिन ए, डी, ई, के और B12 लिवर में जमा होते हैं? कौन कौन? विटामिन ए, डी, ई, के, B12 लिवर में जमा होते हैं। यह विटामिन डी को अपने सक्रिय रूप में परिवर्तित करने में भी मदद करता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? किस हार्मोन का स्राव होता है दोस्तों? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या सभी कथन सत्य है? क्या होगा आंसर?
मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन नंबर सी हो गया रिलैक्सिन। क्या होगा आंसर दोस्तों? रिलैक्सिन। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए मादा जनन तंत्र के कुछ बारे में जान लेते हैं। मादा जनन तंत्र के निम्न भाग हैं। अंडाशय, पहला भाग अंडाशय। मनुष्य में मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के नीचे की तरफ स्थित होते हैं, जिसकी आकृति अंडाकार होती है। यह अंडाशय मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग है। अंडाशय उपकला जनन नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें उपकला जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय द्वारा मादाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण पैदा करता है। आइए देखते हैं कौन कौन लक्षण पैदा करता है। जैसे आवाज़ का पतला होना, आवासा का संचित होकर शरीर को सुडौल एवं सुंदर बनाना, जननांगों का विकास होना, स्तनों का विकास होना, मासिक चक्र का आना, लड़कों की तरफ आकर्षित होना। नोट में देखिए दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन के अलावा मादा में प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन भी स्रावित होते हैं। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। प्रोस्ट्रोजन, यह हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। पूछ देगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है, तो एक प्रश्न बन गया इसका आंसर होगा प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। यह भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से जोड़े रखने का कार्य करता है। जब जो प्लेसेंटा जो है भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से जोड़े रखने का कार्य करता है। इसके बाद आइए दोस्तों ऑक्सीटोसिन, यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित रखता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है मासिक चक्र को नियंत्रित रखता है और प्रसव के समय योनि की पेशियों में संकुचन करता है। यानी प्रसव के समय योनि की जो पेशियों को वह संकुचन करता है, लचीला बना देता है। और आइए एक हार्मोन रिलैक्सिन, कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन। यह हार्मोन अपरा द्वारा स्रावित होता है। यह प्रसव पीड़ा को कम करता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है अपरा द्वारा स्रावित होता है, यह प्रसव पीड़ा को कम करता है। आइए कुछ और जान लेते हैं। अब आया सेकेंड में अंडवाहिनियाँ। कौन सा है? अंडवाहिनियाँ। यह प्रत्येक अंडाशय को गर्भाशय से जोड़े रखती है और अंडाशय में निर्मित अंडाणुओं को गर्भाशय तक लाने का कार्य करती है। तीसरा में है गर्भाशय। क्या है दोस्तों? गर्भाशय। यह एक मांसल थैले जैसी संरचना होती है जो शुक्राणुओं को अंडवाहिनियों तक लाने का कार्य करता है और भ्रूण का रोपण करती है। गर्भाशय के पीछे की ओर एक संकीर्ण नलिका में खुलता है जिसे ग्रीवा कहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, अगर आप चैनल पर हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, और क्योंकि आप लोग को न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए और 4 में चलते हैं। योनि, यह मादा का बाह्य जननांग होता है और एक लचीली मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। योनि के द्वारा शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। एक बार और पढ़ लीजिए। योनि, यह मादा का बाहरी जननांग होता है जो एक लचीली मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। योनि के द्वारा शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। अब आइए दोस्तों सहायक ग्रंथियाँ। मादा जनन तंत्र में 2 सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। कौन कौन? आइए देखते हैं। ब्रोथोलिन, कौन सी दोस्तों? ब्रोथोलिन। इसका कार्य क्या है? यह ग्रंथि क्षारीय चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती है जो मूत्र मार्ग को चिकना एवं अम्लीय से क्षारीय करता है। इसके बाद एक ग्रंथि है पेरेनियल ग्रंथि। पेरेनियल ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि दोस्तों? पेरेनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि मलाशय के पास स्थित होती है। यह ग्रंथि जो है मलाशय के पास स्थित होती है। इसमें एक गंध युक्त पदार्थ स्रावित होता है जो कि विपरीत लिंग को अपनी ओर आकर्षित करता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में जो है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है?
सेरिब्रम द्वारा या थायराइड द्वारा या सेरिबेलम द्वारा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर मेरे प्यारे साथियों? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों ये सेरिब्रम है। क्या है? ये सेरिब्रम है। ये जो पूरा जो दिया हुआ पीला सा ये सब सारे जो है सेरिब्रम है। ठीक, आइए सेरिब्रम के बारे में कुछ जान लेते हैं। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है जो मानव शरीर की विभिन्न कार्यक्षमताओं और महत्वपूर्ण प्रणालियों के जिम्मेदार हैं। सेरेब्रम मस्तिष्क के प्रमुख हिस्सों में से एक है जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसे दाहिनी गोलार्ध और बाएं गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। शरीर के आकार के आधार पर सेरेब्रम मुख्य रूप से मस्तिष्क के तने के सामने या ऊपर स्थित होता है। निश्चित रूप से हमारे बहुआयामी मस्तिष्क को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है: सेरेब्रम, मस्तिष्क तंत्र, सेरिबैलम। मानव शरीर कई बड़े और प्रमुख कार्यों को करने में सक्षम है, जैसे तार्किक रूप से सोचने और कानूनों को लागू करना, जिसमें सेरिब्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अन्य जानवरों की तुलना में मानव मस्तिष्क का सबसे उन्नत में से एक है। मानव मस्तिष्क जो है सबसे उन्नति में से एक है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम जो है कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन दिया हुआ है: स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटर ग्रंथि। क्या होगा आंसर दोस्तों? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? कूटपाद द्वारा या कोशिका मुंह द्वारा या सिलिया द्वारा या गुदा दवारा द्वारा? किसके द्वारा होता है? कूटपाद द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन से एंजाइम लार में पाया जाता है? ये जो एंजाइम जो सारे दिए हुए हैं, लार में कौन से एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम या टाइलिन एंजाइम या ट्रिप्सिन एंजाइम या काइमोट्रोप्सिन एंजाइम? ऑप्शन हो जाएगा सी, टाइलिन एंजाइम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वसन, श्वासवास, प्रश्वास, निश्वसन। क्या होगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराय किसका उपयोग करती है? एमिनो अम्ल की या ग्लूकोज की या वसा अम्ल की या सुक्रोज की? जवाब दीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिएगा, भागिएगा नहीं। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो एक बनता है और कमेंट करना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आइए देखते हैं आंसर। ग्लूकोज हो जाएगा, यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराया किसका उपयोग करते हैं? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों? C6H12O6। ठीक, आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण? ऑप्शन हो जाएगा बी, विसरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? विसरण। विसरण हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिए। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण द्वारा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण? क्या होगा आंसर दोस्तों? विघटन। विघटन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
खाद्य पदार्थों का पौधे में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर सी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 होता है। कितना होता है दोस्तों? 120/80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। क्या होगा आंसर दोस्तों? पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ड्यूरामीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिक पाली, धरातृ पाली, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है धाराद्रीय पाली, यानी ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। क्या होगा आंसर दोस्तों? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके कारण नियंत्रित रहता है? सोमैटोस्टैटिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या इंसुलिन के कारण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन जो है क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वसा है या कार्बोहाइड्रेट है या एंजाइम है या हार्मोन है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आता है या उत्सर्जन आता है या अवशोषण आता है या सभी होंगे? सारे के सारे हो जाएंगे। पोषण भी होंगे, उत्सर्जन भी होंगे और अवशोषण भी होंगे। क्या है प्रश्न? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण भी आएगा, उत्सर्जन भी आएगा और अवशोषण भी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता जो है परजीवी के अंतर्गत आता है या स्वपोषी के अंतर्गत आता है या मृतजीवी के अंतर्गत या परासरणी के अंतर्गत आता है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है? कितना परसेंट पाया जाता है CO2? यानी CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 78% या 21% या 4% या 0.03%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 0.03%। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स या इनमें से कोई नहीं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। क्या कहते हैं दोस्तों? सियोकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया, कलोम। क्या होगा आंसर? फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या बी और सी दोनों? ऑप्शन हो जाएगा टीबी और निमोनिया दोनों जो हैं बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी।
मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या अमोनिया? क्या होगा आंसर? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? आइए देखिए ऑप्शन। अवशोषण, वाष्पो उत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा पौधे में आवश्यकता से अधिक जल बाहर निकाले जाते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को, हरित लवक को, स्टोमाटा को या जड़ को? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पत्ती को। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? जड़ें, रंध्र, टहनी, टाना। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं। फेफड़े का आकार होता है। फेफड़े का आकार होता है। फेफड़े का आकार कैसा होता है दोस्तों? फेफड़े का आकार गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। कैसा होता है? फेफड़े का आकार जो है शंक्वाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। क्या होगा आंसर? उपचयन दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? उपचयन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा दोस्तों। इससे आगे का वीडियो यानी 30 से आगे का वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। इसलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस तरह का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगर NTPC देना है तो इन सारे प्रश्नों को देखिए ज़रूर, इसे छोड़िए मत, इसे रट लीजिए, घोल कर पी जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।